हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो सेवेट लॉ, जो कि काफ़ी हाई वेटेज रखता है हमारे जी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बायो सेवेट लॉ के क्विक रिवीजन के साथ, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से कॉन्क्रीट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्टिंग विद द लॉ इटसेल्फ। तो बायो सावर्ट लॉ जो जनरल लॉ होता है वो क्या बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, किसी भी शेप का ऐसे करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये अपने सराउंडिंग में क्या इंड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि एक करंट कैरिंग वायर चाहे किसी भी शेप एंड साइज का हो, वो अपने सराउंडिंग रीजन में क्या इंड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इस फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट कितना अमाउंट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम इस लॉ से कैलकुलेट करते हैं, बायो सेवेट लॉ से। इस लॉ का ये कहना है कि अगर इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, तो मान लो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटा सा एलिमेंट का लेंथ मान लो डीएल। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है वो मान लिया हमने डीएल। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये एक वेक्टर एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका डीएल का डायरेक्शन उधर ही है जिधर करंट का डायरेक्शन है। तो इसको हम आई डीएल लिख सकते हैं एज एन एलिमेंट। ठीक है, आगे चल के तो इस एलिमेंट की वजह से किसी भी पोजीशन वेक्टर आर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से होगा डीबी। डीबी इसलिए क्योंकि ये छोटे एलिमेंट की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई, जहां पे म्यू नॉट हमारा मीडियम का कांस्टेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर कैप, या आप चाहो तो ऐसे याद रखते हैं जनरली आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर, और फिर नीचे हम याद रख लेते हैं आर क्यूब। नीचे हम याद रख लेते हैं आर क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला बायो सावर्ट लॉ है। तो बायो सावर्ट लॉ आपको क्या बताता है? एक एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। तो दैट इज, वो डिपेंड करता है इस क्रॉस प्रोडक्ट पे, डीएल क्रॉस आर। आपको ध्यान रखना है कि डीएल एक लेंथ वेक्टर है, उसका डायरेक्शन उसी से डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो सेम एज करंट, डायरेक्शन सेम एज करंट। तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप उसी डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन लो। तो इससे ये भी समझ में आ जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं ऐसे मॉड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू, और ऊपर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे तो ऑलरेडी आर क्यूब है, तो ऊपर एक आर है नीचे एक आर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? उड़ा देंगे दोनों को, और आपके पास बस ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से इसको याद रखना है। बायो सावर्ट लॉ में वेक्टर फॉर्म में यहाँ क्यूब आता है अगर यहाँ पे आर ले रखा है, आर वेक्टर लिया है, और स्केलर फॉर्म में नीचे आर स्क्वायर आता है क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। और डायरेक्शन की बात रही तो वो आप राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हो, डीएल क्रॉस आर करके। तो डीएल वेक्टर ऊपर है, क्रॉस वेक्टर किया तो आपको दिखा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। बट ये तो एक छोटे एलिमेंट की वजह से। ठीक है, व्हाट इफ कि हमें पूरे वायर की वजह से निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं पूरे वायर के लिए। हमने क्या किया? ऑलरेडी कुछ कॉमन करंट कैरिंग वायर जो काफी सवाल आते हैं उनके इंटीग्रेशन करके फॉर्मूलाज बना के रखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो कोई भी एक स्ट्रेट वायर है, काफी ज्यादा लेंथ है इस तरह से, तो किसी भी वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मुझे बहुत आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसका वैल्यू आएगा यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पर आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्टली। दूसरा डायरेक्शन की बात, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन सवाल करने जाओगे डेफिनेटली मिस्टेक होगा, तो डायरेक्शन जरूरी है समझना। इसका हम डायरेक्शन यूज करते हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड पाम रूल। आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो, देर इज नो हार्म इन दिस, बट पाम रूल काफी फास्ट आंसर देता है फील्ड का। तो अब पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? करंट के डायरेक्शन में क्या रखना है? थंब रखना है। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रख लिया। यू कैन रोटेट योर हैंड एनी वे, बट
आपका थंब ऊपर ही पॉइंट होना चाहिए। फिर क्या करना है, जिधर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे फील निकालना है, उसकी तरफ मुझे अपना पाम ओपन कर देना। तो पाम मैंने ओपन कर दिया उसकी तरफ। तो जिधर मेरा पाम फेस कर रहा है, तो राइट नाउ देखो पाम किधर फेस कर रहा है, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ गया, इनटू द प्लेन। दिस इज नोन एज पाम रूल। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बट ये बहुत इफेक्टिव रहता है जब हम स्ट्रेट वायर के लिए सॉल्व करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो डिस्टेंस है। अगर इसी में दो अलग केस और एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा याद रख पाओ, तो दो चीजें और याद रख सकते हो कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक वायर जो एक साइड से काफी लॉन्ग है बट दूसरे साइड फाइनाइट है, और उसके लेग पर अगर हमें सॉल्व करना हो, ठीक है, लेग पर, जो इसके एंड पर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर आप एक और फॉर्मूला याद रख पाओ, वो आएगा 4 पाई। ठीक है, एक साइड अगर आप याद रख पाओ तो ये आपको काम आ जाएगा। और थोड़ा सा और याद रखना चाहते हो तो अगर फाइनाइट वायर का याद करना हो, फाइनाइट वायर मतलब एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो लॉन्ग वायर मतलब दोनों साइड से इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, उसके लेग पर हो गया। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आर डिस्टेंस पे निकालना और ये एक फाइनाइट वायर है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को दोनों एंड से ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से हमें दो एंगल, ये अल्फा और बीटा मिल जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का आंसर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, जो आर है अभी भी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। अगर आप तीनों याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट अगर आप कम थोड़ा याद रखना चाहते हो और फिर भी आप मोस्ट ऑफ द सवाल सॉल्व करना चाहते हो, आप लॉन्ग वायर का डेफिनेटली याद करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और इसकी वजह से आपको निकालना है कहां पर, इसके एक्सिस के ऊपर। एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर कैपिटल आर रेडियस है और एक्स जो है वो डिस्टेंस है। यहीं से अगर एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर देते हो तो आप सेंटर पे मिल जाएगा। तो सेंटर का आंसर जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो आप चाहे एक्सिस का याद करो ना करो, बट सेंटर का जरूर याद करो। मिनिमम आपको जो याद रखना है वो है सेंटर का। ठीक है, बाकी अगर आप और याद रख पाते हो तो एक्सिस का भी जरूर याद कर लेना, सर्कुलर कॉइल की वजह से। नेक्स्ट आते हैं आर्क के ऊपर। तो जब हमारे पास पूरा सर्कुलर कॉइल नहीं होता, बस इतना सा आर्क होता है, ठीक है, सर्कुलर आर्क, जो आपका सेंटर पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई रेडियस, जो आपका रेडियस है इसका, इनटू थीटा एंगल। आपको ध्यान रखना है कि थीटा एंगल ऑलवेज रेडियंस में पुट करना है, डिग्री में पुट कर दोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो रेडियंस ध्यान में रखकर पुट करना है। ये आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंटर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने एक एडिशनल पॉइंट लिखा है जो कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाता है, कि अगर मान लो ये तो सर्कुलर लूप है, बट अगर कोई और शेप का लूप आया, जैसे एक ट्रायंगुलर शेप का लूप आया, रेक्टेंगल शेप का लूप आया, या पेंटागन, हेक्सागन, तो मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, किसी भी। अब एन की वैल्यू 3 है तो मतलब ट्राइंगल, एन की वैल्यू 4 है तो मतलब स्क्वायर, एन की वैल्यू 5 है तो पेंटागन एंड हेक्सागन, इस तरह से सो ऑन। जब तक रेगुलर है, मतलब रेगुलर मतलब सबकी साइड्स इक्वल है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इतना आता है, एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए टैन पाई बाय एन साइन पाई बाय एन। तो इससे आप ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन अगर रेगुलर है तो उनका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट बता पाओगे सेंटर पे कितना है। जैसे आपने सर्कुलर पे याद रखा है, तो ये सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे याद रखो, और ये रेगुलर किसी पॉलीगॉन पर सेंटर के लिए कितना होगा, जहां पर ए जो है वो साइड है, लेंथ ऑफ द साइड है उस पॉलीगॉन को। नेक्स्ट हमें जो याद रखना है, जो सबसे काम में आता है, सोलेनॉइड। आपको पता है सोलेनॉइड नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट नेक्स्ट चैप्टर ईएमआई या उससे बाद वाले चैप्टर एसी में भी यूज होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। अब जो एन है वो जरूर बर्बाद करता है बच्चों को, क्योंकि एन जो है, कई लोग उसको नंबर ऑफ टर्न्स याद रखते हैं, जबकि इन रियलिटी ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
इसका एक्चुअल फॉर्मूला n बाय एल आता है, कैपिटल N बाय एल। और अगर कैपिटल N निकालना हो तो आप स्मॉल n इंटू एल भी कर सकते हो, जब अगर जरूरत पड़े नंबर ऑफ टर्न्स निकालना हो। तो स्मॉल n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका ध्यान रखें। और आउटसाइड द सोलोनॉइड पूछोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो इनसाइड यूनिफॉर्म इतना होता है, आउटसाइड 0 होता है। और अगर कभी गलती से पूछ ले एज पर कितना होता है, एंड्स पर, तो एंड्स पर जो होता है ना इसका हाफ होता है, ये वाली जो वैल्यू उसका आधा होता है। एज पे पूछ लिया, सब कॉर्नर्स में, तो सेंटर पे हर जगह तो यूनिफॉर्म इतनी वैल्यू होगी, बट एकदम सोलोनॉइड के एंड पे अगर कोई पूछ लेता है तो वो हाफ आंसर दोगे, जैसे म्यू नॉट एन आई बाई टू, एज पे पूछा गया तो कई बार अगर किसी क्वेश्चन में एज आपको आ गया तो इसी सेम तरह से आप टोरॉइड का आंसर याद रख सकते हो, क्योंकि टोरॉइड का फॉर्मूला सेम है, तो वाई नॉट। तो इसका भी फॉर्मूला यही आता है, म्यू नॉट एन आई, यही आता है, बट इसमें जो एन है, स्मॉल एन, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब लेंथ की जगह हम एल नहीं लिखते, हम लेंथ की जगह क्या लिखते हैं, 2 पाई आर, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द टोरॉइड, जो कि लेंथ ही कहलाती है, क्योंकि टोरॉइड एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, अगर टोरॉइड का रेडियस कितना है आर। और इस केस में भी आउटसाइड द टोरॉइड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये दोनों एक साथ याद रख सकते हो। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन टू प्रैक्टिस दिस। चलो क्वेश्चन करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं इन कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पहला सवाल, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, टू लॉन्ग, अब यहां से लॉन्ग पे ध्यान देना है, लॉन्ग वायर्स मतलब आपको मानना है इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो इनका फॉर्मूला अलग है, हमने याद रखा हुआ है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ओके। कैरी करंट 5 एम्पेयर 4 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये जरूरी है समझना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर, वायर वाई इज इतना, ओके। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखे, यहां हमें निकालना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दोनों वायर का मिलाकर। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर इस साइड मिड पॉइंट पे भी आ सकता था, उस साइड भी आ सकता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड हम दोनों वायर की वजह से पहले इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। तो पहले हम एक्स वाले वायर की वजह से निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई, तो इसमें करंट ऑलरेडी दे रखा है, करंट कितना दिया है? तो इस वाले में 5 एम्पेयर, डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस आर होता है, डिस्टेंस आपने हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी का कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 4 है, तो कुल मिला के 10 सेंटीमीटर, तो 10 मतलब 0.1 ऐसा यूनिट में। रही बात डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन के बिना करोगे तो सब गलत हो जाएगा, तो पहले डायरेक्शन निकाल लो। पाम रूल यूज करेंगे, थंब करंट के डायरेक्शन में, पाम ओपन किया पी की साइड, तो पाम अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब आते हैं वाई की वजह से, देखते हैं। तो वाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो वाई के लिए करंट का डायरेक्शन नीचे है, डिस्टेंस इसका जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी वजह से आंसर आएगा म्यू नॉट, करंट है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसका डिस्टेंस है 0.04, बिकॉज 4 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया, अब डायरेक्शन देख लेते हैं, इसमें आप पाम रूल लगाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन नीचे, तो हमारा थंब नीचे की तरफ और पाम उधर ओपन किया जिस तरफ पॉइंट है, तो इस, देखो पाम किधर फेस कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, तो इस केस में डायरेक्शन आया आउट ऑफ द प्लेन। अब बताओ नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है दोनों का वेक्टर एडिशन, बट जब नेट फील्ड निकालोगे दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो आप वाई की वैल्यू, जो कि अब क्योंकि वाई वाली वायर नियर बाय है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो वाई में से मैं एक्स क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं टोटल निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसको पुट करना, आप सॉल्व कर लेना, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा इजिली। नेक्स्ट, अ लूप ABCDA, तो आपको एक लूप दे रखा है समहाउ लाइक दिस, कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन, कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर सेगमेंट, तो 2 सेमी सर्कुलर सेगमेंट्स है, ठीक है, R1 एंड R2, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड एट O, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ऐसा तो कोई शेप का हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, है ना, ये जो शेप इन्होंने दे रखा है ऐसा तो कुछ है ही नहीं।
तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का शेप आ जाता है जिसका आंसर हमें डायरेक्टली नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि हम इस पूरे लूप को 4 पीस में बांट देते हैं। बाहर वाला सेमी सर्कल 1, अंदर वाला सेमी सर्कल 2, और जो दोनों साइड में स्ट्रेट वायर्स हैं उनको 3 और 4। और सबकी वजह से जो फील्ड आएगा उसको निकाल कर हम वेक्टर एडिशन कर देंगे। जैसे 1 की वजह से देखते हैं, 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये एक आर्क है, बताया था, और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई, करंट सबका सेम ही है तो आई, अपॉन 4 पाई रेडियस। तो इसका रेडियस देख लेते हैं, इसका रेडियस है R1, और यहाँ थीटा, थीटा क्या आता है आपका, रेडियंस में आता है। आपको थीटा वो लिखना होता है, ये जो आर्क है ना, थीटा निकालते टाइम क्या करना है, आर्क के एंड को सेंटर से ज्वाइन करना है। तो आर्क के एंड को सेंटर से ज्वाइन करना है। जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल आएगा, जो कि इस केस में 180 आ रहा है, दैट इज योर एंगल थीटा। बट आपको 180 नहीं लिखना है, आपको रेडियंस में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई। तो ये आ गया V1। रही बात डायरेक्शन की, तो हम लोग आर्क के लिए और या तो लूप के लिए, दोनों के लिए हम कर्ल मेथड यूज करते हैं। तो कर्ल मेथड करने के लिए आपको करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और जैसे ही फिंगर्स को कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कर्ल मेथड बोलते हैं। तो राइट हैंड यूज करना है, टू करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। ये आ गया आउटसाइड। ऐसे सेकंड पे आ जाते हैं B2, म्यू नॉट आई, करंट तो सेम ही उसमें, यस करंट सेम है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, बट उसका जो रेडियस है वो R2 है, ठीक है। अंदर वाले आर्क का रेडियस R2 है, और इसका भी एंगल पाई ही आएगा। बस दिक्कत ये है कि इसका डायरेक्शन देखोगे राइट हैंड थंब रूल से या कर्ल मेथड से कर्ल करोगे तो इट विल गिव यू द, क्योंकि ये क्लॉकवाइज करंट है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इनटू द प्लेन आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। रही बात 3 एंड 4 की, तो 3 और 4 का एक स्पेशल पॉइंट है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन और फाइनाइट लेंथ के लिए हम जनरली ये फॉर्मूला याद रखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, इस फॉर्मूले में जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो आपकी लाइन के ऊपर ही हुआ, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, लाइन के ऊपर ही है, तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, DL क्रॉस R जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके वायर के लाइन में ही प्रेजेंट है तो उसकी वजह से फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों स्ट्रेट वायर जो है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ओ जो सेंटर है वो दोनों इस लाइन के अलोंग ही आ रहे हैं, दोनों के लाइन के अलोंग आ रहा है। तो दोनों की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B1 एंड B2। अगर हमें जानना है कि ज्यादा कौन होगा, तो ऑब्वियसली जिसका रेडियस छोटा है या जो ज्यादा क्लोज है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो नेट फील्ड निकालते टाइम हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, B2 माइनस B1, नेट फील्ड हमारा आ जाएगा इसमें। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कोई इजिली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लिया है स्ट्रेट वायर और किसका, सर्कुलर आर्क का। तो चलो इसमें ट्राई करते हैं। ओके, तो इसमें 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 का आंसर, अब 1 जो है वो एक स्ट्रेट वायर है और एक्चुअली सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि इस साइड इनफाइनाइट है बट उस साइड नहीं है। बट आप देखोगे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो O है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि इसी लाइन के अलोंग लाई कर रहा है तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, फिर से 0, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड जो है वो हमारा एक सर्कुलर आर्क है, क्योंकि सर्कल पूरा नहीं है तो सर्कुलर आर्क बोलेंगे, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, करंट तो सेम ही है, टू 4 पाई A, जो रेडियस है वो A है, तो रेडियस हमने A ले लिया आर्क का, इनटू थीटा। अब देखो कितना एंगल है, यहां से आर्क शुरू हो रहा है, या आप कह लो यहां से आर्क शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये आपका आर्क है। इसके दोनों एंड्स को अगर आप सेंटर से मिलाओगे तो आपको ये पूरा एंगल दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, नॉट पाई बाय 2, ठीक है। बाहर वाला एंगल नहीं लेना, अंदर वाला एंगल लेना है जो आर्क फॉर्म कर रहा है एट द सेंटर। तो 3 पाई बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होके 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 ए। रही बात डायरेक्शन की, कर्ल मेथड यूज करेंगे क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है, तो करंट क्लॉकवाइज होने की वजह से थंब जो है वो अंदर की तरफ आपको देगा डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन।
लास्ट हमारा जो है वो एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक और सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। आप देखोगे ये वायर यहां से शुरू होकर इस साइड इन्फिनिटी तक है, तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। और नोटिस करो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लेग पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो और उसके लेग पर आपको निकालना हो तो ये कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, जो डिस्टेंस है, जो कि राइट नाउ इस केस में कितना है, ए। और इसका डायरेक्शन पाम रूल फिर से, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेट करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, पाम को ओपन किया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि पाम अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। तो इस केस में दोनों की वजह से डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर आप नेट फील्ड निकालोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो B1 प्लस B3 दोनों ऐड हो जाएंगे, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में जो नेट फील्ड होंगे वो दोनों ऐड किया जाएगा। तो इसमें जो भी सब्ट्रैक्ट वाला अगर कोई है तो नहीं होगा अब, क्योंकि देख सकते हो चारों ऑप्शन प्लस में ही है, तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। Magnetic field inside 200 turns of solenoid of radius 10 centimeter. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड का दे रखा है, इनसाइड द सोलोनॉइड 200 टर्न्स है, लेंथ रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इफ द सोलोनॉइड कैरीज अ करंट ऑफ दिस वैल्यू, ओके, देन द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड इज, तो लेंथ हमें निकालना है लॉन्ग सोलोनॉइड की वजह से। तो ये डैश करके पाई सेंटीमीटर दिया है, तो हमें पाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। चलो करते हैं हम। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलोनॉइड इज म्यू नॉट एन इंटू आई, हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं। बट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लेंथ तो कहीं पे भी नहीं है, तो लेंथ को लाने के लिए हम स्मॉल एन को थोड़ा कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल इंटू आई। और यहां से आप देखो एल इन्वॉल्व हो गया, तो एल का आंसर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। म्यू नॉट जो कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इन SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट में इतनी वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए ये चीज हमेशा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स 200, फिर उसके बाद करंट, कितना करंट कैरी कर रहा है, 0.29, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 29 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 29 इंटू 10⁻⁵ लिख दिया मैंने, ठीक है। आई गेस यहाँ पे टेस्ला होना चाहिए था, मिसिंग है, क्योंकि हमें यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। हम गेसिंग ये टेस्ला है, चलो चेक कर लेते हैं इस चीज में तो कितना आता है। तो ये सब हो गया, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तब देख लेते हैं कितना है, 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, 8 पाई 10⁻²। इधर -7 है, इधर +2 है, इधर -2 है, तो +2 और -2 चला गया, -7 बचा। उसके अलावा नीचे -5 है, ऊपर आया तो +5, तो कितना बचा, -2 मीटर्स। इसका मतलब 8 पाई सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर इंटीजर में कितना, 8, ठीक है, इस केस में। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान रखना है बस, स्मॉल एन और कैपिटल एन में कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे ये जो हमें कैसे पता है कि ये कैपिटल एन दिया है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा है, ना कि पर यूनिट लेंथ। A regular polygon of 6 sides, तो ये हेक्सागन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर, ओके, इसका ध्यान देंगे, 4 पाई मीटर। इसमें करंट इतना है, आपको पूछा है पॉलीगॉन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो जैसे मैंने एक फॉर्मूला अभी आपको बताया, जो आप किसी भी साइड्स के लिए पॉलीगॉन के लिए यूज कर सकते हो, दैट फॉर्मूला कितना आता है, म्यू नॉट एन, या एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए, देन लिखोगे tan पाई बाय कैपिटल एन और साइन पाई बाय कैपिटल एन, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। जहां पर ए जो है वो साइड्स हैं आपके रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की, एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो 6 साइड्स हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 6, तो एन की वैल्यू 6 हो गई। ए की वैल्यू दिया नहीं, तो चलो निकाल लेते हैं। अगर मैं साइड ए मानता हूं तो टोटल पेरीमीटर जो हेक्सागन का हो जाएगा, जो टोटल लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 6 है ना। और ये टोटल लेंथ आपको दे रखी है, देखो 4 मीटर आपको यहाँ दे रखा है। टोटल लेंथ जो वायर का यूज किया है वो 4 पाई मीटर है, तो ये किसके बराबर हो गया, 4 पाई, जिससे हमारा ए का आंसर आ गया 2 पाई/3 मीटर्स। तो ये दोनों आंसर मिल गए। अब बस अब यहाँ वैल्यू पुट करना है, एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड
एन की वैल्यू 6, म्यू नॉट की वैल्यू जैसे बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू 4√3, आई थिंक 4√3, यस 4 पाई√3, 4 पाई√3 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका आ गया एन टाइम्स म्यू नॉट आई, फिर tan पाई बाय एन, तो पाई बाय एन कितना होगा, पाई 180 है, ये 180 है, डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये साइड में दोनों और आ गए। अब नीचे क्या बचता है, पाई इंटू ए की वैल्यू कितना आता है, टू कितना आता है 2 पाई/3, ठीक है 2 पाई/3, ए की वैल्यू ऐसा यूनिट में 2 पाई/3। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिवाइड हो जाएंगे, तो पाई डिवाइड हो गया, दोनों पाई डिवाइड हो गए, √3 डिवाइड हो गया, 2 और ये 2 डिवाइड हो गया, तो ये 3 बचा है जो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 18, और क्या बचे 10⁻⁻7, नहीं हाँ सब कुछ डिवाइड हो गया 10⁻⁻7 टेस्ला ऐसा यूनिट में, और कुछ बचा है नहीं, यस 4 भी बचा है, ठीक है 4 भी बचा है, तो 18 इंटू 4 32 7, तो ये कितना आ गया 72 इंटू 10⁻⁻7, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 1072, क्योंकि 10⁻⁻7 में पूछा है। तो आप इस पॉलीगॉन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इस वैलिड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए या स्क्वायर के लिए भी आप यूज कर सकते हो, और उनका भी फॉर्मूला बना के याद रख सकते हो। आई होप कि काफी क्लियर हो गया हो कि आपको कैसे इन बायो-सावर्ट लॉ या इन फॉर्मूलाज को यूज करना हो। एंड में यही टिप दूंगा कि डायरेक्शन पे जरूर ध्यान दो, जो एवरेज काफी लोग इग्नोर करते हैं, एवरेज पर्सन इग्नोर करता है, आप डायरेक्शन पे ध्यान दोगे जरूर आपको एज मिलेगा ओवर एनी एवरेज स्टूडेंट। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।